अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से। नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, तब्दीली के दावे भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ महाज के ऊपर जो मसाइल का जिनको उसको सामना करना पड़ रहा है, उसमें अगर बैरूनी और खारजा महाज की बात की जाए तो वहाँ पर भी आसान जो मनाजिल वो सामने नज़र नहीं आ रही हैं। अमरीका के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात और साथ साथ ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात के हवाले से, उस पर भी हुकूमत को अपना एक मौक़िफ़ रखना है। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दौरे लाइन में मौजूद हैं, लेकिन जो उससे भी एक गंभीर सूरत हाल वतन अज़ीज़ की इस वक्त मुआशी सूरत हाल नज़र आ रही है, वो मामला भी कोई इतने आसान नहीं हैं। असद उमर साहब गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मंजर आम पे उस तरह नहीं है। काबीना की 2 होने वाली मीटिंग्स में भी असद उमर साहब वो जो एक फ़ाइनेंशियल प्लान उनको पेश करना था वो अभी तक पेश नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह के मुआशियात के मसाइल हैं असद उमर साहब भी यकीनन इसमें सर लगा के बैठे हुए होंगे। हमारे भी प्रोग्राम करने का मकसद ये कि सूरत हाल में नज़र भी डालें और साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनकी भी आरा शामिल की जाए। माशी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के जो कर्ज़ों का बोझ, जिस तरह हम अक्सर बात करते रहते हैं कि वो 96 अरब डॉलर्स के करीब पहुंच चुका है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अदायगियों का तवाज़ुन है वो इस वक्त तकरीबन जिस तरह अगर देखा जाए तो वो 40% इंक्रीज़ पिछले साल के मुकाबले में 40% इजाफे के साथ 18 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जो एक मोहतात अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान को अदायगियों के इस तवाज़ुन के लिए 26 से 28 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग की ज़रूरत है पूरे साल में, और जिसके लिए IMF के पास जाने के अंदेशे अभी भी मौजूद हैं। गो के हमने देखा कि चीन और सऊदीया की जानिब से भी पाकिस्तान के हवाले से खासे मौशियात के मैदान में मदद की बात की जा रही है, लेकिन क्या ये मदद इतनी काफ़ी होगी कि हम एक तो इस बहरान से भी निकल सकें, और साथ साथ फिर जो मुआशी तौर पर ख़ुद मुल्की मसाइल भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए एक्सपोर्टर्स ये तकाजा कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट एमरजेंसी नाफिज की जाए, क्योंकि हमारी जो अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह 60 अरब डॉलर से ज़्यादा होती हुई इंपोर्ट्स हैं, और हमारी एक्सपोर्ट्स अभी भी ठीक 5 साल पहले के मुकाम पे खड़ी हुई नज़र आती हैं 23-24 अरब डॉलर्स के ऊपर। इसी तरह के बहुत से मुतालबात भी मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से किए जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के रहनुमाओं को भी ये कहना है कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ 6% इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको कर्जा लेने की सहूलत मिल पाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, वो भी अगर बैंकों से ताल्लुकात हों। और ये हुकूमत भी आने के साथ ही स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट और फ़रोग़ देने के हवाले से इक़दाम की बात कर रही थी। इसी सूरत हाल पर हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मुआशियात और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तौसीफ ज़मान साहब, और साथ साथ हम दूसरे भी माहिरीन से राय लेंगे। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ साहब, पाकिस्तान के अगर अभी मौजूदा सूरत हाल मुआशियात के हवाले से बात की जाए, क्या कहेंगे आप? मुआशियात के मैदान में भी अगर देखा जाए तो जहां हमारा टैक्स कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है, वो एक तरफ रुका हुआ है, उसमें कोई खातिर ख्वाह हम इजाफा नहीं ला पाते, बल्कि जो बजट में जो दिया हुआ था इस्टीमेट के तकरीबन 4300 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन करने होंगे FBR ने, वो भी लग रहा है कि 3900 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मामला है, हर महीने में जिस तरह से 2 से सवा 2 अरब डॉलर या 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है, और कहा जा रहा है कि 26 के करीब ये हमें पूरे साल का टोटल पड़ेगा। कैसे आपको लगता है कि इस मुआशी मैदान में भी कौन सा बड़ा मसला सबसे ज़्यादा सामने अभी इस वक्त सर उठाए खड़ा है? अच्छा, एक तो मैं अर्ज़ करूं कि मैच अगर टफ ना हो ना तो देखने का मज़ा नहीं आता। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल। तो इस वक्त जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ वर्थी इनफ कि आप स्क्रीन से जो नज़र है वो ना हटाएं, क्योंकि कोई पता नहीं अगली बॉल पे क्या हो। बाय सेइंग दिस, जो सूरत हाल है वो ये कि आप ओवरऑल देखें, एक हमारे मीडिया ने प्रॉबली ये चीज़ कहाँ से आ गई कि जो कर्ज़ा है वो कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, या पाकिस्तानी कर्ज़े किसी ख़तरनाक मकाम पे पहुँच रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि जो इस वक्त अमरीकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे जो कर्ज़े हैं वो कोई 90% से ज़ायद उनका टैक्स टू डेट टू GDP रेशो है। अगर आप जापान की बात करें तो मैं तौसीफ साहब, मुझे तौसीफ साहब आपकी बात, आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत के हवाले से भी बात की, और जिस तरह हम बात कर रहे थे मुआशियात के हवाले से तौसीफ ज़मान साहब मौजूद थे। तौसीफ साहब, आपने भी जिस तरह ये बात की कि ये ठीक है कि कर्जे जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं होते, लेकिन अगर वो कर्जे पैदावारी मकासद में इस्तेमाल ना हो रहे हों और उससे आपकी
बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल भी अगर हल ना हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हों, तो क्या वो कर्जे नुकसानदेह नहीं हो सकते? हमारे सामने ग्रीस और इटली और लेबनान और फ्रांस, इन ममालिक की मिसाल है। ग्रीस तो अब इस वक्त केस स्टडी के तौर पे लिया जा रहा है कि जिसका जीडीपी डेट टू रेशो जो है वो 181 से ऊपर जा चुका है। चाइना का कर्जा 5 ट्रिलियन है, लेकिन उसका जीडीपी डेट रेशो जो है वो 44 पे खड़ा हुआ है। तो हमारा इस वक्त अगर 70 को क्रॉस कर चुका है, तो क्या हमारे लिए बाइस तशवीश नहीं होनी चाहिए जिसपे हमारी एक्सपोर्ट्स वहीं पे रुकी हुई हों? फरहान, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो इशू ये नहीं है कि हमारा इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कर्जे की, जो एक्चुअल इशू है वो ये कि क्या जो हम कर्जा ले रहे हैं वो हम आंखें बंद करके लेते रहें? क्या हम दोबारा IMF के पास सिर्फ वो कर्जे जो कि मिसयूज हुए उन्हें पूरा करने के लिए दोबारा IMF के पास चले जाएं? तो ये मसले का हल नहीं है। ये जो फिगर्स हैं ये सिर्फ बुखार का आपको टेम्परेचर बता रही हैं कि इस वक्त कितना बुखार है। जो बुखार होता है वो सिर्फ अलामत होती है, बीमारी नहीं होती। जो बीमारी का इशू है हमारा ये कि हमारी जो किटी है, जो हमारा खजाना है, इसके अंदर सुराख हुए हैं। इसमें सबसे पहला सुराख जो है वो जो हमारे पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेज हैं उनका है, जहाँ पे हम हज़ारों अरब रुपए चले जाते हैं। उसके बाद हमारी यूनिक सिचुएशन जहाँ पे हम लोगों ने जो पेंशनर्स हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उसे हमने देखना है। अच्छा, उसके बाद जो एक आपने चीज़ देखी होगी कि इतने अरसे से हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ना होने की वजह से एक बेशुमार मसाइल वहाँ से जो प्रेशर आ रहा था चीज़ों का वो इसके ऊपर ऐड हुए। अभी जो चीज़ आपने दुरुस्त फरमाया कि असद उमर साहब कोई पॉलिसी स्टेटमेंट इस वक्त नहीं दे रहे, रीज़न बीइंग कि इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन है नहीं। व्हाट ही इज़ अप टू कि बैठ के इसका एक लॉन्ग टर्म जेन्युइन सोल्यूशन निकाले। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त इस चीज़ को देख रही है कि जो FBR के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड थी वो कहाँ पर खड़ी होती हैं। अगर आप FBR को कोई फिगर दें कि आपने इस साल का जो इतने रेवेन्यू जनरेट करना है वो FBR कर देता है, उसका इशू नहीं है। बात यह है कि वो रेवेन्यू किस तरह जनरेट होता है। एक तो ये कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, इसमें भी तौसीफ साहब हमारे साथ अदाद शुमार का खेल नहीं खेला जाता रहा। पिछली हुकूमत में हमने देखा कि लगातार पिछले साल 3 दफा के रिवाइज एस्टीमेट जो थे वो गलत साबित हुए हैं, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर हो, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन को लेकर हो। बजट में 4300 अरब रुपए FBR के लिए कलेक्शन रख दिया गया, वो 3900 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हमारा। फरहान, आप सारी चीज़ें जहाँ पे आप लोग एक्शन ले रहे हैं, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी एक एक्शन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के ऊपर भी लें, जहां से जो मंबा है डेटा का, जहां से हमें एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा। अगर आप कोई इत्तफाक हो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जाने का, वो कहते हैं ये फाइलें पड़ी हैं, जाके आप इन्हें देख लें जो डेटा आपने इसमें से लेना है। और जैसे ही आप डेटा को डिग आउट करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं सॉरी आपने हमें कोट नहीं करना। दैट इज़ हाउ वो जगह जहाँ से आपको मोस्ट रिलायबल डेटा मिलना चाहिए वहाँ से आपको डेटा नहीं मिल पाता। यही जो डेटा ना मिलने का इशू है, यही मिसपरसेप्शन क्रिएट करता है आपकी नेशनल फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर। हम देखते हैं कि जो टैक्स तो एक इशू हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स दूसरा इशू हो गई, हमारे पास फिजिकल डेटा ही मौजूद नहीं। अच्छा, अब जहां पे मैं अपने आप को मुतमईन समझता हूं, पिछली हुकूमत ने तौसीफ साहब पिछली हुकूमत ने क्या इंपोर्ट्स के हवाले से भी बहुत ज्यादा गलत अदाद शुमार नहीं रखे हुए हमारे सामने, कौम के सामने, कि आज वो $60 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि एस्टिमेट यही दिए जाते रहे थे कि इसको 45-50 पे रोक दिया जाएगा। इससे ज्यादा जो लुत्फ तमाशा है वो ये है कि FBR ने जिस तरह कस्टम्स को हैंडल किया, किसी भी दो मुल्कों की जो ट्रेड फिगर्स हैं पाकिस्तान के साथ नहीं मिल रही। जो हमारा कस्टम इंपोर्ट का डाटा है और जो चाइनीज एक्सपोर्ट का डाटा है वो दोनों मैच नहीं करते पाकिस्तान। बिल्कुल, ये भी फर्क आता है हमारे साथ। इस वक्त बिलियन डॉलर्स का गैप है। शहबाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बिजनेस और इकोनॉमी पर इनकी स्टोरीज मैं बड़े गालिबन बहुत शौक से भी पढ़ता हूं और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। शहबाज राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज राना साहब, आपकी स्टोरीज पढ़ते हैं और वो बहुत बेहतरीन आप इकोनॉमी की सूरत हाल बयान करते हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो हालात है
और क्या आप समझते हैं कि पहला मईशत भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने खड़ा है? मईशत के मैदान में भी कौन सा चैलेंज आपको लगता है कि सबसे पहले से सर करना होगा? कि अब IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, अखराजात कैसे कम करने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे कम करना है? जी देखिए, इसमें दो बुनियादी चीजें आपके सामने इस वक्त जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये आपका जो बजट का खसारा है वो बहुत ज्यादा है। आपने 6.6% के ऊपर जो है पिछले साल वो आपने क्लोज किया है। इसका मतलब है कि 2.26 ट्रिलियन रुपए का हमारा बजट डेफिसिट हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट था इन अ सिंगल ईयर। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो मसला है जी वो करंट अकाउंट डेफिसिट का। अगेन हमने $18 बिलियन के ऊपर पिछले साल क्लोज किया, दी हाईएस्ट एवर बजट करंट अकाउंट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब जो बजट खसारा है वो तो सम हम पूरा कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमने नोट छाप लेते हैं, उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन हम रुपए को मैनेज कर लेते हैं, हम रुपया लेके तो अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं। जो हमारा इमीडिएट चैलेंज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके सामने, वो है एक्सटर्नल सेक्टर का। इस वक्त आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको $28 अरब के करीब की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को चाहिए। आप उसके अंदर जब आप अपने बरामदात, आपकी रेमिटेंसेज, आपके जो इवन के कर्जे जो आपको पॉसिबली मिल सकते हैं यूरो बॉन्ड से, कमर्शियल बैंक से, वर्ल्ड बैंक, ADB सब मिला भी लें तो वो आप उसके बाद भी को $11 से $12 अरब का फाइनेंसिंग गैप रह जाता है। तो असद उमर साहब के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो $11 से $12 अरब वो कहाँ से वो अरेंज करें फौरी तौर पर अगले 7 से 8 माह में, ताकि हमारी जरूरियात हैं जो एक्सटर्नल सेक्टर की वो पूरी होती रहें और हमारे जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं जो इस वक्त तकरीबन $10 अरब के आगे पीछे खड़े हैं, ये इससे मजीद नीचे न गिरे। तो पिछले एक हफ्ते से जब से वो वजीर खजाना बने वो इसी सिलसिले में अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, ताहम अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अब सिचुएशन अगर हम आज की को 2013 से कंपेयर करें उसमें थोड़ा सा फर्क है। 2013 में जब नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त IMF के साथ जो प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट फाइनल था, के टेकर्स गवर्नमेंट उसके साथ नेगोशिएट कर लिया था, सागदार साहब उस वक्त ऑन बोर्ड आ गए थे, असद उमर को भी इस वक्त उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया था, तो चीजें तैयार थी। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज अगर हम IMF के पास भी जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा मसला चाइना है। चाइना के साथ हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किया हुआ है। चाइना के बड़े क्लियर इसके ऊपर कंसर्न्स हैं कि अगर हम IMF का प्रोग्राम ले लेते हैं तो जो उसकी कंडीशनैलिटीज होंगी तो क्या वो CPEC को अफेक्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि जो CPEC है वो सिर्फ CPEC नहीं है, वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो 4 कंट्रीज के साथ है, उसका ये पायलट प्रोजेक्ट है। इस सारी सूरत हाल में असद उमर साहब के लिए अपना जो फैसला करना जरा थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो रहा है, वो अपना टाइम ज्यादा ले रहे हैं। तो ये अपना राना साहब जैसे जाती हुई जो हुकूमत थी, निगरान हुकूमत जो बल्कि थी, निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं। आपको लगता है कि वो रिकमेंडेशंस भी काबिल अमल हो सकती हैं, क्योंकि वो फिर जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो नहीं पैदा करेंगी कि 600 अरब रुपए डेवलपमेंट में से खत्म किए जाएं, और NFC तक में से उन्होंने 8.9% की कटौती करने की सूबों के जो फंड्स हैं उनमें से जो तजवीज़ दी है, आपको लगता है कि वो कोई काबिल अमल है और जाते हुए वो कोई अच्छी तजावीज़ देकर गई हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का काम है उसको मैं टेक्स्ट बुक इकोनॉमी का मॉडल तो कह सकता हूँ जी। आप उसको जो प्रैक्टिकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें शायद वो काबिल अमल नहीं है। वो आपको कह रही हैं बेसिकली 3 उन्होंने बुनियादी बातें की। मोहतरमा शमशाद साहिबा कह रही हैं कि जो एक्सचेंज रेट आपके सिर्फ 125 रुपए के ऊपर है इसको आप 135 रुपए पे डीवैल्यू कर दो। दूसरा वो कह रही हैं कि आप जो 1.6% ऑफ GDP की फिस्कल एडजस्टमेंट कर दो और सारा पैसा डेवलपमेंट का काट दो। तीसरी वो ये बात कर रही है जी कि आपका जो इस इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक का वो 7.5% है, इसको 2% से बढ़ा दो। अगर आप एक एक को डिस्कस कर लेना तो आपको पता लगे कि ये कितनी जो रिकमेंडेशंस है वो कितनी इनके सियासी असरात हमारे मुल्क में ज्यादा निकलते हैं, बल्कि हम शायद अगर सियासत को फॉर द टाइम बिंग साइड पे भी रख दें, ठीक हार्ड जो डिसीजन है वो आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो सियासत को भी आप इसमें से थोड़ी देर के लिए निकाल दें तो तब भी ये काबिल अमल नहीं है। उसकी वजह ये है आपका बजट खसारे को कम करने के लिए कह रही हैं कि आप जो है जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी की उसको कम करें। उसका तरीकाकार ये है कि डीवैल्यू कर दें और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। आज अगर आप इंटरेस्ट रेट इस वक्त बढ़ा देते हैं 2%, 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपके जो आपने पहले जो डोमेस्टिक कर दिया पाकिस्तान के 16 ट्रिलियन के करीब है, 16 में से 3.5 ट्रिलियन जो है स्टेट बैंक से हमने लिया हुआ है। 12 ट्रिलियन के ऊपर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका 124 अरब रुपए आपकी सूद की अदायगी 1 साल में बढ़ जाएगी। तो इधर से तो आप डिमांड काट रहे हैं, इधर से दूसरी साइड में बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि आपका कर्जा महंगा हो गया, बिल्कुल अदायगी महंगी। ठीक है, दूसरा डिवैल्यूएशन अब कर देते हैं, महंगाई का एक बोझ पड़ता है। फिर देखिए एक तो आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी, आपकी बिजली, आपकी गैस, आपका पेट्रोल, आप एवरीथिंग आपकी महंगी हो जाएगी। दूसरा उसका नुकसान ये है कि
जब आप एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बरामदात पे कम आ रहा है, दरामदात के ऊपर ज्यादा आ रहा है। डिवैल्यूएशन की वजह से अगर आप कंपेटिटिव होते हैं तो 200 से 250 मिलियन डॉलर की मंथली आपकी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जो कि पहले हमने देखा। लेकिन उसके मुकाबले में जो इम्पोर्ट बिल मंथली बढ़ जाता है वो 600 मिलियन डॉलर से 800 मिलियन डॉलर बढ़ जाता है। तो नेट आप यहाँ पे भी लूजर हैं। मतलब आप इधर से कान पकड़े उधर से कान पकड़े, मुश्किलात हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इस पे तफसील से भी हम किसी दिन गुफ्तगू करेंगे। तौसीफ जमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, कुछ बात करेंगे अब नामूस रिसालत के हवाले से। जिस तरह हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मुकाबलों का सिलसिला किया है, पूरी मुस्लिम दुनिया को इस्तराब में मुब्तला किया। पाकिस्तान में भी जो आशिकान रसूल हैं और जो भी मुसलमान हैं उसका दिल यकीनन इस पर अफसुर्दा भी होगा। इसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सा दिल है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इश्क में हो और उनके खिलाफ इस तरह की जाने वाली किसी भी गुस्ताखाना हरकत को बर्दाश्त भी कर सकता हो। गम भी है, अफसोस भी है, सदमा भी है, और ऐसे वाक़यात मगरिब में तवातुर के साथ रोनुमा होना भी एक ख़ास रुझान की जानिब निशानदेही करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट के इजलास में ख़िताब करते हुए कहा है कि इस मामले को OIC में भी उठाएंगे, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाएंगे, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि मगरिब को समझना होगा कि अंबिया कराम की और बिलखुसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी मुसलमान के दिल में जो अक़ीदत और एहतराम की शमा है उसको बड़ी ठेस पहुँचती जब इस तरह की मगरिब कोई आज़ादी इजहार के नाम पर हरकत करता है। जिस तरह उन्हें होलोकॉस्ट के ऊपर अफसोस होता है, मुसलमान का दिल भी इस तरह नबी की ज़ात पर उठने वाली उंगली को देख कर अफसुर्दा होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा कि फिर अब उसके हवाले से एहतजाज और मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक का ये कहना है कि वो मार्च करेंगे हॉलैंड के सफ़ीर को जब तक मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, ताल्लुकात नहीं तोड़े जाएंगे। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर ज़िया नक्शबंदी साहब, तंजीमात इत्तेहाद उम्मत के सरबराह हैं। ज़िया नक्शबंदी साहब, क्या कहेंगे आप? ये तो इंतहाई अफसोसनाक और जो रुझान है मगरिब का, और ऐसा लगता है कि बाकायदा ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको रूबामल में लाया जाता है कि मुसलमानों का जज्बा है टेस्ट किया जाए किसी तरह से। पाकिस्तान में इस हवाले से हम देखते हैं कि खासे लोगों के जज्बात नाजुक हैं, हसास हैं, होने भी चाहिए, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या हो? इमरान खान साहब ने कहा है कि OIC में उठाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब अगर मुजाहरे या एहतजाज करना इस मामले को इस हद तक ले जाना दुरुस्त है या हमें कुछ इंतज़ार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है और इंतहाई मुक़द्दस मौजू है, और इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। सबसे पहली बात यह है कि मगरब के बारे में जो मौक़िफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान साहब ने अपनाया है, मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। ये पहला मौका है, ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसने पहले इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद पेश की, और उस करारदाद के बाद उस मसले को सेनेट के अंदर लेके आए, और उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ दिया है। माजी में और बात करते हुए किसी यूरोपीय मुल्क की नाराज़गी का डर नहीं है। जी, बात यह है कि उन माजी में जितने भी हमारे हुए हैं इस तरह के वज़ीर आज़म, उन्होंने उस मौके के ऊपर बात की है, थोड़ी सी की है, बयान जारी किया है, और उस वक्त की जब जलाओ गराओ सब कुछ हो जाता था, तो इस वक्त जनाब इमरान साहब ने जो किरदार अदा किया है बहुत अहम है, मुक़द्दस है। और मैं समझता हूँ कि इमरान साहब के होते हुए जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने बात की है, 18 करोड़ अवाम उनके साथ है, उन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए उम्मत मुस्लिमा को भी साथ उबारा है, उनको भी कहा कि आगे बढ़े, क्योंकि उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि सिर्फ हमसे ये बात मसला हल नहीं हो सकता जब तक OIC में, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी बात ना की जाए। तमाम इस्लामी ममालिक आगे जब तक बढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूं। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत और अक़ीदत जो हमारे दिलों में, वो इस बात का भी हमसे तकाजा नहीं करती कि हम अपनी हालत को भी बेहतर करें, हम दुनिया में मजबूत हों, ताकि हमारे नबी के ऊपर उंगली उठाने की कोई उंगली उठाए तो क्या कोई सोच भी ना सके? बात यह है कि जी बिल्कुल अपनी हालत दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन हालत दुरुस्त करने के दौरान जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा, ये जो इश्क़ रसूल है ये ईमान की दलील है। और मुसलमान चाहे जितना चाहे गुनाहगार हो जाए, लेकिन इश्क़ रसूल के मसले पर देखिए हम बहुत लिबरल होते हैं, बहुत हम चाहते हैं कि ये भी हम बर्दाश्त कर लें, वो भी बर्दाश्त कर लें,
लेकिन जब हमारी गैरत का मसला मेरी बीवी का आता है, हमारी बहनों का मसला आता है, हमारी माओं का मसला आता है, हमारी बहनों का इशू आता है, तो उस वक्त हम पीछे सारी चीजें भूल जाते हैं। ये ज़ात वो ज़ात है कि जिनकी खातर कायनात का निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया। और मैं ये भी कहूँ कि जब हम सारे के सारे लोग अपने ख़ानदान के बारे में, ख़वातीन और माँ बाप के हवाले से बड़े गैरतमंद हैं, तो एक ज़ात वो है कि जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बड़ी गैरतमंद है। और उसकी गैरत जब सामने आती है, नज़र आती है, जब उसकी गिरफ्त आती है, तो फिर बड़ी मुश्किल आती है। हमें अपने तो उसी गैरत का ये भी तकाजा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों को भी दूर करें, अपने माशी मसाइल को भी हल करें, तालीम में भी आगे बढ़ें। क्या हमारी गैरत हमसे यही तकाजा करती है कि हम बाहर निकलें, सड़क पे जाएं, रोड पे घेराव करें? फितना फिल्म वहां रिलीज होती है, हमारे यहाँ एहतजाजी मुजाहरों में 8 लोग अपनी जान से चले जाते हैं। ना फितना फिल्म वापस गई, ना हमारे यहाँ से किसी ने भी किसी को ये तौफीक हुई कि उसके ऊपर अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना के दुनिया में पेश करते। बिल्कुल आप मेरे जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये काम किसने करने हैं? ये रियासत करती है, ये अक़वाम मुत्तहिदा करती है, ये OIC करती है कि अपनी कौमों को जगाए, उनको आगे बढ़ाए। जब 70 साल इस कौम के साथ ज्यादती होती रही है, शऊर कहाँ से आए? जिस मुल्क में एक 5,000 किस्म का निसाब होगा तो शऊर कहाँ से आएगा? जहाँ मदारस को तकसीम कर दिया गया। बेहतर है, लेकिन मैं ये समझता जो बाइकाट की चीजें चल रही हैं, वो नाम आ रहे हैं, इन चीजों से मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ जब तक माजी में 85 इस तरह की बाइकआउट्स की जो अपीलें और मुहिमें थी, वो 2-4 दिनों के बाद नहीं दम तोड़ गई। जलाओ घेराव एहतजाज के बाद ये मामले हम भूल भी जाते हैं, फिर हम पलट जाते हैं। बल्कि बाइकाट तो मसले का हल नहीं है, ये सिर्फ एक वक्ती सी चीजें हैं। सबसे अहम बात यह मुसलमानों के लिए, और हर मुसलमान अगर ये कर ले, वो दयानतदारी अपना ले, वो मेहनत अपना ले, वो तरक्की की तरफ आए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाए, तो जब हमारी ये चीज़ें जिनका बाइकाट हम कर रहे हैं, जब हम इतनी ताकत में मुसलमान आ जाएं, ये चीज़ें ही हम खुद बनाएं, तो बाइकाट की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें इन चीज़ों को अपने यहाँ बनाने की ज़रूरत है। इन जितनी भी चीजें हैं, प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, उनका मसला हल नहीं है। मसला ये है कि अपने अंदर शऊर लेके अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुसलमानों की जो गैरत है उसका जनाजा ना निकाला जाए। जो OIC मुर्दा घोड़े का हमेशा किरदार अदा करती है, वो जिंदा हो, बेदार हो। मैं यहाँ ये भी बात कहूंगा, इन तमाम मसाइल का हल खाना काबा से उठना चाहिए, जहां से इस तरह एक रवायती और रस्मी हज होकर रह गया है, वहां से इन बातों पर बात होनी चाहिए। ये खाके अभी आ रहे थे, ऐलान हो चुका था, लेकिन खाना काबा से, मस्जिद नबवी से आवाज बुलंद नहीं हुई, बल्कि हमें इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। जिया साहब, बल्कि देखा जाए तो खुतबा हज भी जो था, मैं बड़े अफसोस के साथ और बसद एहतराम इमाम काबा के, आपको लगता है कि वो खुतबा हज में भी ना कोई पड़ोस में कश्मीर फलस्तीन के ऊपर जो इस वक्त जुल्म जारी है इसराइल का, उस पर भी एक लफ्ज बात नहीं की गई, इन खाकों के हवाले से भी कोई बात नहीं की गई, मगरिब को मुतनब्बे नहीं किया गया। सिर्फ मुसलमानों को उनके इखलाक का ही हमने देखा कि बहुत ज्यादा जोर था, ताकत या इस तरह की कोई बात नहीं थी कि मगरिब को भी कोई बात समझाई जाती। बात यह है कि जब हमारे खाना काबा से जब हमारा हज होता है, मैं इस पे ये अपने कॉलम में भी लिख चुका हूँ कि हमें चाहिए कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि तमाम इस्लामी ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो हज के मौका पर इकट्ठे हों, वो न्यू मुस्लिम ऑर्डर के नाम से हर साल एक ऑर्डर जारी करें कि इस साल मुसलमान या इतने साल ये काम करें और ये काम छोड़ दें। रस्मी हज को हमें एक अमली हज की तरफ ले जाना होगा, तब जाके हमारा मसला होगा। अक़वाम मुत्तहिदा OIC को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा उस वक़्त होगी जब OIC अरब लीग मुत्तहिद होगी। अच्छा, तो जिया साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं, उनके इखलास से हमें कोई शुबा नहीं, उनके कोई शक नहीं कर सकते। जिस तरह उन्होंने भी कहा एहतजाज करेंगे, घेराव किया जाएगा, इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा, बुध के और जुमेरात के निकलने के हवाले से गालिबन इबादत थी, तो इसमें अब क्या घेराव करना, फिर हॉलैंड के सफीर को निकाल देना या हॉलैंड के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर देना, क्या ये पाकिस्तान के मसाइल या फिर ये इन्हीं खाकों के हवाले से हमारे एहतजाज के लिए फिर काफी हो गई? मेरा ख्याल में इस हवाले से जो इमरान खान साहब ने बयान दिया उसके ऊपर
तहरीक लब्बैक को भी मुतमिन होना चाहिए, बाकी कुव्वतों को मुतमिन होना चाहिए। बहुत मौसर बात की है। जहाँ तक आपने धरने की और लॉन्ग मार्च की बात की है, मेरा ख्याल है, मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, धरने की नौबत नहीं आएगी। लॉन्ग मार्च भी शायद इस्लामाबाद तक ना हमें चाहिए कि और हम ये चाहते हैं कि बात हो चुकी है, अब हमें अमल की तरफ आना चाहिए। टाइम मेरे पास इस वक्त चूंकि कम है, न्यू एट 5 का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमने कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की इस मौजू पे। मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।